अब एक नया टॉपिक हमारे सामने है, टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ओम का नियम। इस चालक के द्वारा समझेंगे। मान लो इस चालक को विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसमें धारा बहेगा। धारा को किसे प्रदर्शित करेंगे? आई से। इसमें धारा बहेगा, और जहाँ धारा होगा वहाँ विभव भी उत्पन्न होता है। धारा के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? विभव। जहाँ धारा बहा वहाँ विभव उत्पन्न हो जाएगा। धारा का मान ज़्यादा होगा तो विभव का मान ज़्यादा होगा, धारा का मान कम होगा तो विभव का मान कम होगा। ऐसे समझो, कभी कभी विद्युत को टच करने से झटका कम लगता है, कभी कभी ज़्यादा लगता है। अगर कम धारा है तो झटका कम लगेगा, धारा ज़्यादा है तो झटका ज़्यादा लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? करंट लगता है ना, तो कभी कम लगता है और कभी ज़्यादा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब धारा का मान कम हो तो कम करंट लगेगा, धारा का मान ज़्यादा हो तो करंट कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि इसका मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है, इसका मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। धारा ज़्यादा तो विभव ज़्यादा। अगर धारा का मान कैसा है? अधिक है, तब विभव का मान भी कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब इनमें कौन सा संबंध पाया गया? धारा और विभव के मध्य में एक संबंध पाया गया, वो है अनुक्रमानुपाती। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो या भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था मतलब इसके क्या क्या चीज़ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? पहला तो ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दूसरा दाब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीन चीज़ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और तीनों चीज़ को बोला जाता है भौतिक अवस्था। तीनों को मिला करके क्या बोल दिया जाता है? भौतिक अवस्था। मतलब जिस चालक में हमको ओम का नियम पालन करवाना है ना, उसके लंबाई में भी बढ़त नहीं होनी चाहिए, कहीं पे उबड़ खाबड़ भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, तब क्या क्या होता है? विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका व्यंजक भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विभव अनुक्रमानुपाती धारा। विभव को दर्शाएंगे V से, धारा को दर्शाएंगे I से। अब समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो V बराबर हो जाएगा R और I। V बराबर RI। यहाँ पे R क्या है? यहाँ पे R है प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। जब हम अपने सड़क में भी चलते हैं तो कोई चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा रुकावट डालती हैं, उसी रुकावट को बोला जाता है प्रतिरोध। जैसे अगर ज़्यादा हवा चल रहा है इस दिशा से, तुम जा रहे हो इस दिशा में, तो चलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, वही रुकावट कहलाता है प्रतिरोध। धारा में भी ऐसा होता है, चालक में भी ऐसा। सभी चालक में एक समान करंट लगता है क्या? नहीं लगता है। चांदी एक ऐसा चीज़ है जिसमें धारा सबसे ज़्यादा बहता है। सबसे ज़्यादा करंट किस में लगेगा? चांदी में। वहीं लोहा में तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम करंट लगता है, चांदी में ज़्यादा करंट लगता है, तांबा में ज़्यादा करंट लगता है। क्यों ज़्यादा करंट लगता है? क्योंकि वहाँ पे धारा ज़्यादा ज़ोर से बहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होता। तो जिस चालक में रुकावट होता है उसमें धारा कम बहता है, और उसी रुकावट को बोला जाता है प्रतिरोध। और सभी चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा प्रतिरोध होता ही होता है। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं बना है जिसमें प्रतिरोध न हो।
तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। इसको दूसरे रूप में लिखें, I यहाँ पे गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो V बटा I बराबर क्या हो जाएगा, R। ये ओम का नियम हो जाता है समाप्त। एक लाइन में ओम का नियम क्या है, ओम का नियम में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, विभव और धारा। तो किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसका विभव उसके धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का मात्रक होता है, नहीं ओम का नहीं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये तो बाद में भी देखेंगे। ओम का नियम यहाँ पे हो गया समाप्त। ओम का नियम जो है तुम लोगों को क्या क्या लिखना है, इस लाइन को लिखना है, इस व्यंजक को लिखना है, और मन करे तो इसको लिखना है, और R बराबर प्रतिरोध, बस। बाकी लंबा चौड़ा दुनियादारी कुछ नहीं लिखना है। अब हम एक बढ़िया साइंटिस्ट का नियम पढ़ेंगे। हमारे अंकल थे किरचॉफ, ठीक है। उन्होंने दो नियम दिया, धारा बांटने वाले कितने नियम दिए, दो नियम। वो हमारे दैनिक जीवन से भी बहुत मिलते जुलते हैं वो नियम। ये वाला जो बोर्ड बना हुआ है ना, एक जगह से लाइन आ रहा है और 4 जगह पे बट रहा है, 5 जगह पे, तो ये है किरचॉफ का नियम। यहाँ पे किरचॉफ का नियम काम आएगा। पहला जो नियम था वो संधि का नियम था। संधि जानते हो, 18 साल के बाद जो नहीं पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है संधि। तो संधि का नियम, उसके लिए मैं पहले डायग्राम को बना लेता हूँ, इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, इधर से एक धारा आ रहा है और ये धारा 5 भागों में बंट रहा है। आने वाला धारा का नाम है I1, इसमें बंट रहा है उसका नाम है I2, I3, I4, I4 आइसक्रीम। तो ये 4 भागों में बंट गया, मैं तो 5 बोला था, ठीक है, 4 भागों में बंट गया। यहाँ से जा रहा है उसका वैल्यू मान लेते हैं है 100। तो क्या यहाँ से 150 निकल सकता है? मतलब अगर तुम्हारी मम्मी तुमको 100 रुपया देके बाजार भेजे तो क्या उसमें से तुम 150 खर्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, 100 आएगा तो जाएगा भी कितना, 100। इसमें 30 भेज देते हैं, इसमें 20 भेज देते हैं, इसमें 10 भेज देते हैं, इसमें सीधा 40 भेज देते हैं। कुल मिला के कितने हो गए, 100। तो फिर वही वाला चीज़ आ जाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट ही 30 लाख का था, तो घाटा कैसे 35 लाख का हो गया? तो नहीं हो सकता ऐसा ना। अब इसके नियम में हम लोग क्या बोल सकते हैं, I1 जो है उसका वैल्यू कितना है, 100। ये वाला संधि को मान लो बराबर, इधर वाले चीज़ों को बराबर के बाएं तरफ लिखेंगे, इधर वाले चीज़ों को कहाँ लिखेंगे, दाएं तरफ। दाएं तरफ क्या है, 30, इसके बाद कितना है 20, इसके बाद 10, इसके बाद 40। यहाँ 100 है और ये सब मिल के कितने हो गए, 100। जब ये वाले इधर आएंगे तो कट जाएंगे ना, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो लास्ट में कट के कितना आ जाएगा, मतलब धाराओं का योग कितना हो जाएगा, 0। तो संधि के नियम में या इस नियम में संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। इस साइड से 100 जा रहा है और इस साइड से सब आएंगे तो कितना होगा, 100। जब मिलेंगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो योग कितना निकलेगा लास्ट में, 0। इस योग को दर्शाते हैं सिग्मा से। ऐसा वाला साइन देखे हो, ये उल्टा एम भी नहीं है,
बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा पहला नियम समाप्त। संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। अब इस संधि पर कितनी धाराएं मिल रही हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इधर से आने वाली को प्लस से दर्शाएंगे और इधर जाने वालों को किससे दर्शाएंगे? माइनस से। समझ के बात को? आने वालों को प्लस से और जाने वालों को माइनस से। तो इसमें बस यही प्लस वाला है, बाकी सब के सब क्या हैं? क्योंकि सब के सब जा रहे हैं। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस 4 माइनस I5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि I1 का अकेले वैल्यू 100 था, सब मिला के इनका वैल्यू 100 था, 100 में 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। पहला नियम हो गया कंप्लीट। जो दूसरा नियम था वो बंद लूप का नियम था या पास लूप, क्या है भाई? इस नियम में विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारी मिलती है। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में, लूप समझते हो? अभी बताऊंगा। किसी भी बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बल का योग I और R के बीजगणितीय योग के किसी भी बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बल को किसे दर्शाएंगे? अभी किसे दर्शाए थे? एप्सिलॉन से। किसके बराबर होगा? I और R के गुणनफल के योग के। तो I गुणा क्या कर देंगे? R। और इस सिग्मा मतलब होता है गुणनफल। इस साइन को क्या बोला जाता है? सिग्मा। और इसका मतलब होता है योग, महायोग। इनके गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर। देखो कोई भी परिपथ बनता है ना, तो जहाँ से चालू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो उसको लूप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लूप। जैसे यहाँ से चालू हुआ परिपथ यहाँ पे जाके ख़त्म, तो इसको बोलेंगे लूप। तो इसका नियम, ये दो नियम थे, दोनों नियम समाप्त हुए।